सो यस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने अभी तक एडियाबैटिक रेशियो तक पढ़ लिया है। और एडियाबैटिक रेशियो में जो फॉर्मूले थे छोटे छोटे, पहले वो देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला मेयर्स रिलेशन हमने देखा था, और मेयर्स रिलेशन क्या था इसका हम प्रूफ भी देखने वाले, आगे आने वाला है। तो ये था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसमें ये Cp क्या था, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये R क्या है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी लिखे थे हमने, 8.314 जूल पर केल्विन। और इसी को अगर मैंने कन्वर्ट किया कैलोरीज में, तो डिवाइड इसको मैं अप्रॉक्स 8.4 ले लूंगा, कैलोरीज मतलब डिवाइड बाय 4.2, तो क्या आंसर आएगा 2 कैलोरीज पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, दोनों भी चलता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने एक और फॉर्मूला निकाले थे सीवी का या डेल्टा यू का था, वो क्या था, F/2nRT, ऐसा कुछ था फॉर्मूला। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, T इज टेम्परेचर, और यहाँ पे डेल्टा यू था, यू था सिर्फ यू, इंटरनल एनर्जी। और अगर मैं यहां चेंज लगाऊं तो यहां किसमें चेंज आएगा, यहां अगर मैं डेल्टा यू लगा दूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज नहीं, गैस कांस्टेंट ही है, तो चेंज आएगा टेम्परेचर में। तो ये ऐसा कुछ दिखने वाला है। और हमने सीवी का फॉर्मूला भी कुछ लिखे थे। सीवी का फॉर्मूला क्या लिखे थे हमने, F/2R लिखे थे। क्या ये F/2R यहां दिख रहा है, यस। तो यहाँ पे F/2R के जगह मैं क्या लिख लूंगा, CV। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ये आगे भी बहुत काम में आने वाला है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। डेल्टा Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला है, यहां तक क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आगे भी आने वाला है, इसको ध्यान में रखना है। और ये जो भी हम स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं तो वो कौन सा ले रहे हैं, कैपिटल सी मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट, ये ध्यान में रखना है। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल सी की जगह स्मॉल सी लिख दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो सिर्फ स्पेसिफिक हीट रिप्रेजेंट करेगा, उसमें मोलार वर्ड आएगा क्या, नहीं आएगा, और उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उसका क्या रिलेशन है जो हमने पढ़ा है, स्मॉल सी और कैपिटल सी का रिलेशन पढ़ा था हमने, ये स्मॉल सी और कैपिटल सी का, तो क्या रिलेशन था इनका, कैपिटल सी इज इक्वल टू मोलार मास इनटू स्मॉल सी, ये रिलेशन आया था इनका। तो ये भी याद रखना, ये भी आ सकता है कभी भी, ठीक है। यहां तक इसमें कुछ डाउट है, तो चलो बढ़ते आगे। ये तो पुराना था रिवीजन अभी तक का, अब बढ़ते हैं एक्चुअल आगे। तो अब हमको पढ़ना है यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने अभी पहले कौन सा लॉ पढ़े थे, जीरोथ लॉ। क्या था जीरोथ लॉ, कि इफ टू सिस्टम्स A and B are in thermal equilibrium and B and C are also in thermal equilibrium, then A and C are also in thermal equilibrium, ये था जीरोथ लॉ। अब फर्स्ट लॉ देखना है, तो फर्स्ट लॉ भी बहुत सिंपल, बहुत आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है। अब इमेजिन क्या करना है, ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, ऐसे कुछ कंटेनर है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर में मैंने लगाया हुआ है पिस्टन, और इसके अंदर मैंने मान लो एक लिक्विड ले लिया जो है हमारा नॉर्मल वाटर, ठीक है। अब इसको करने वाले हैं हम हीट, इसको यहां से हीट करने वाले हम, ठीक है। अब इसको हीट करेंगे तो ये पिस्टन फिक्स नहीं है, ये पिस्टन मूव हो सकता है, लेकिन अभी मूव नहीं हो रहा है, अभी ये अपने पोजीशन पे है। तो अब यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये वाटर एब्जॉर्ब, पहले कंटेनर करेगा, कंटेनर से वाटर में जाएंगे, राइट। अगर कंटेनर के वॉल्स एडियाबैटिक हुए तो एब्जॉर्ब होंगे नहीं, क्योंकि एडियाबैटिक वॉल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि इफ द वॉल्स आर एडियाबैटिक दे डू नॉट ट्रांसफर हीट। तो वॉल्स को कौन से नेचर का होना जरूरी है कंटेनर के, डायथर्मिक, क्योंकि डायथर्मिक नेचर से ही हीट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब यहाँ पे वॉल्स डायथर्मिक हीट ट्रांसफर हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। जब पानी गर्म होगा तो 100 डिग्री के ऊपर क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में।
अब वेपर कहां जाने की कोशिश करेगा? ऊपर, लेकिन ऊपर वो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर कौन है? पिस्टन है। तो ये ऊपर जाके उसको धक्का देने की कोशिश करेगा, और जब उसकी एनर्जी अच्छी खासी ज्यादा हो जाएगी तो ये पिस्टन को ऊपर धक्का देगा, तो पिस्टन के साथ क्या होगा? पिस्टन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो पिस्टन कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऊपर। और ये कब हो रहा है? सबसे पहले हुआ क्या? हमने हीट एनर्जी दिए। पहले हीट एनर्जी का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। किसने एब्जॉर्ब किया? अंदर के पानी ने। पानी ने जब हीट एब्जॉर्ब किया तो उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ी? उसके अंदर जो एनर्जी थी, पानी के अंदर की एनर्जी का नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो पहले एक लिमिट तक इंटरनल एनर्जी बढ़ी, फिर इंटरनल एनर्जी बढ़े बाद क्या हुआ? ये ऊपर जाके पिस्टन को इसने धक्का दिया। जब ये पिस्टन को धक्का देगा तो मतलब कुछ ना कुछ काम किया इसने, राइट? तो यहां पे बोलेंगे हम वर्क डन हुआ। तो यहीं से इसकी इक्वेशन बनती है। अब देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं इसकी। तो यहां पे हम बोलते हैं हमने हीट दिया, हीट के लिए क्या सिंबल है? क्यू। तो हमने कुछ तो हीट दिए, ठीक है। अब इसको कुछ तो हीट दिया, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। तो यहां लिखेंगे इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। इसके बाद भी अगर एनर्जी बची तो क्या होगा इसके साथ? तो ये काम करेगा, पिस्टन को वर्क डन करेगा ऊपर लेके जाने में। तो यहां पे लिखेंगे प्लस डब्ल्यू। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको स्टेटमेंट वाइज भी ऐसे बोलेंगे, द टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज क्या बोलेंगे इसको? दो चीज में यूज हुई, इज यूज एज इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है यहां तक? अब इसमें हमको ये मालूम है, इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा है। इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था ऐसा, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 केबीटी, या यू इज इक्वल टू 1/2 केबीटी, ऐसे लिखा था क्या हमने? और ये किसके लिए था? ये एक पार्टिकल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में था। F डिग्री ऑफ फ्रीडम में, यहां पे हमने F लिख दिया था ऐसे, याद आ रहा है क्या? फिर इसको N पार्टिकल्स के लिए लिखा था। फिर एक फॉर्मूला लिखा था करंट, वो किस चीज का फॉर्मूला था? ये केबी का फॉर्मूला था। हो तो क्या फॉर्मूला था? हो केबी इज इक्वल टू आर अपॉन एनए। इसमें एनए क्या है? आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और केबी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वगैरह सब देखी थी हमने, राइट? तो यहां पे अब ये सब चीजें एक साथ आने वाली है काम में। वर्क डन का भी हमने फॉर्मूला निकाला था। वर्क डन का क्या फॉर्मूला आया था? टी डेल्टा वी, राइट? प्लस के माइनस। अब वो डिपेंड करता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो फिजिक्स में क्या लेंगे? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव। एक्सपांशन है तो पॉजिटिव, कंप्रेशन है तो नेगेटिव। ये सब चीजें याद रखना है, ठीक है? तो अब देखो यहां से आगे बढ़ना है हमको। तो यहां पे अब इसको और एक तरह से लिखा जा सकता है। अब मान लो पहले से कुछ हीट थी उसके पास, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हीट जीरो है क्या? टेम्परेचर जीरो है क्या? नहीं, टेम्परेचर है मतलब कुछ ना कुछ हीट भी है। अब ये जो हीट है तो वो पहले की हीट है, अब हम और हीट दे रहे हैं तो हीट इसमें चेंज हो रहा है, तो अब हम इसको चेंज इन हीट भी लिख सकते हैं। अब चेंज इन हीट कैसे लिखेंगे? डेल्टा क्यू। ये तो वही रहने वाला है डेल्टा यू। अब पहले से कुछ वर्क डन था, अब और वर्क डन हो रहा है तो वो चेंज इन वर्क डन रहेगा, तो उसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा डब्ल्यू। और अगर सब तीनों चेंज बहुत छोटे छोटे हैं तो क्या लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे फिर हम डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां तक क्लियर है? अब ये वर्क डन का फॉर्मूला भी क्या लिख सकते हैं? पी डेल्टा भी लिख सकते हैं हम। और इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? डी यू या डेल्टा यू का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा डी, ये लिख सकते हैं हम फॉर्मूला। इसको ध्यान में रखना, ये आगे आने वाला है, ठीक है? यहां तक? हाँ, इधर बॉयज, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमको देखना है। तो मेरे को देखो ये इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है? दो नहीं है, तीन है। एक क्यू है, एक यू है, एक डब्ल्यू है। तो इसमें तीन वेरिएबल्स है। ये तीन में से दो 5 फंक्शन है। कौन से? हीट और वर्क डन। तो एक स्टेट फंक्शन कौन सा बचा? यू। तो अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस लू, साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का आंसर 0 आता है। जहां शुरू वही खत्म, राइट? तो इसमें ये क्या हो जाएगा? 0 तो बचेगा क्या? तो यहां पे हम लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। इसका मीनिंग क्या है कि हम जितनी भी हीट दे रहे हैं
उसके वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वर्क डन। इसमें कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज, मतलब जितने एनर्जी आ रही है उतनी सिर्फ वर्क डन में लग जा रही है, पिस्टन ऊपर करने में लग जा रही है। ये फर्स्ट लॉ पे से ही आगे बढ़ने वाले हम। तो अब ये देखो कैसे आगे बढ़ेंगे यहां से। अब साइन कन्वेंशन देखना है सबसे पहले। साइन कन्वेंशन मतलब क्या, जब भी हमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कुछ चीज को हम पॉजिटिव लेते हैं, कुछ चीज को नेगेटिव। जैसे हमने कल भी देखा था और टॉर्क में भी देखा था, वैसे टॉर्क में कोई साइन नहीं लिख सकते हम, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम उसको साइन दे देते हैं, एक को प्लस एक को माइनस, राइट। अगर क्वेश्चन में साइन नहीं है और डायरेक्शन दिया है तो वहां से भी आंसर आ जाएगा हमारा, कि हमको ऐसे आंसर आ सकते हैं कि भाई 3-4 टॉर्क लगे और आंसर में रहेगा 50 यूनिट्स क्लॉकवाइज। तो वहां पे साइन देने की जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन अगर लिखना ही है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को सिर्फ हमारा आंसर आने के लिए। और वैसे ही कल भी लिखा था हमने, क्या लिखा था कल, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें वर्क डन का आंसर क्या आने वाला था, पॉजिटिव। वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन नहीं है वर्क डन, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का आंसर पॉजिटिव था। और यहाँ पे सॉरी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव था और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव था, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हम हमारे आसानी के लिए देते हैं। अब देखो यहाँ बहुत अच्छे साइन कन्वेंशन आने वाले, फिर से 3 चीजों के साइन कन्वेंशन आएंगे जो 3 इक्वेशन में थे। तो कौन है 3 इक्वेशन में, एक Q है, एक U है और एक W है। तो हमने वर्क डन का तो ऑलरेडी देख लिया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां पे लिख देता मैं बाय द सिस्टम। और बाय द सिस्टम से हमेशा क्या होगा, कंप्रेशन का एक्सपांशन, एक्सपांशन। तो इसका आंसर हम लेंगे पॉजिटिव, और इसका उल्टा ऑन द सिस्टम, या फिर मैं इसको बोल देता हूं कंप्रेशन। तो इसका आंसर आने वाला है नेगेटिव। यहां तक तो क्लियर है। अब ये दोनों का देखते हैं। अब देखो हीट का बहुत अच्छा है, सिस्टम के पास अगर हीट आ रही है तो अगर कोई भी चीज आ रही है तो हम बोलते हैं आने दो, पॉजिटिव। कोई अगर जहर भी दे रहा है, फ्री में दे रहा है, दे दो, फ्री में आ रहा है ना, बस उतने से मतलब है। तो आने वाली हीट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और हमारे पास से अगर कोई चीज जा रही है, हमको कोई चीज देना पड़ रहा है, तो दिल में थोड़ा सा तकलीफ होती है, तो नेगेटिव। तो आने वाली हीट, अब देखो यहां क्या लिखेंगे, आने वाली हीट को इनकमिंग हीट पॉजिटिव, आउटगोइंग हीट। तो हमारे पास क्या है, हम हमारे पॉकेट के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं, पॉकेट के लिए क्या बोलते हैं हम, इनकमिंग आने दो बस, आउटगोइंग नहीं होना हमको, ठीक है। आउटगोइंग कहीं भी हुआ थोड़ी सी तकलीफ होती, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव। अब इंटरनल एनर्जी का एकदम सिंपल, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो पॉजिटिव, अगर कम हुई तो नेगेटिव, सिंपल। तो यहां लिख लेंगे कि अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, और अब इंटरनल एनर्जी में डायरेक्ट नहीं डिफाइन करके मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहां पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और यहां क्या लिख सकता हूं मैं कि टेम्परेचर कम होने वाला है, ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, so it will increase, it will be positive. And if we cool some object, what will be the change in its internal energy, it will be negative, it will decrease. clear है यहां तक। अब इसके बेस पे आगे बढ़ने वाले हम, तो ये अगर क्लियर होगा तो ही आगे समझ में आएगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में बोलते हैं इफ वी हीट एन ऑब्जेक्ट एंड इफ वी गिव 500 joules of heat and there is change in internal energy by 200 joules, फाइंड द वर्क डन। तो क्या इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, इसका मतलब हीट दे रहे हम, सिस्टम हीट ले रहा है, तो पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। और यहां पे बोल रहे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ, 200 जूल्स, तो बचा कितना, 500 जूल्स हीट दिया, 200 से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो बाकी वर्क डन कितने का हुआ, 300 जूल्स का, ठीक है। फिर इसमें प्लस माइनस साइन यहां से देखना है आपको। अगर हम बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट वॉज हीटेड, नाउ इट इज एट हाई टेम्परेचर एंड इट इज केप्ट इन एनवायरमेंट,
सो नाउ इट विल कूल ऑटोमेटिकली। अब ये कूल होगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो हम बोलेंगे अभी इसके पास एनर्जी है एंड इट विल एमिट हीट, ठीक है, इट हैज हीट एनर्जी ऑफ 500 जूल्स, नाउ इट विल स्टार्ट टू एमिट हीट। तो हम बोल रहे हैं इट विल एमिट हीट, टोटल हीट 500 जूल्स। तो अब हीट का साइन क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे अब, क्योंकि वो दे रहा है, एमिट हो रहा है। फिर हम बोलेंगे ये जब हीट एमिट हुआ तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया कुछ तो 100 जूल्स, तो वर्क डन कितना होगा, फिर उसको आपको फॉर्मूले में रख के निकालना पड़ेगा। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इसके। क्लियर है यहां तक। अब चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का आपको आंसर बहुत बेसिक, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आने वाला है। तो देखो कैसे क्वेश्चन दिया है, एन आइडियल गैस गोस फ्रॉम स्टेट ए टू बी वाया 3 डिफरेंट प्रोसेस। ए टू बी 3 अलग अलग प्रोसेस में जा रहा है, इंडिकेटेड इन द टीवी डायग्राम। टीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। और क्या बोल रहा है, if Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the three process and delta U1, delta U2, delta U3 indicate change in internal energy along the three process, then अब यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है क्या? अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है तो स्टेट फंक्शन का आंसर जीरो नहीं, वो साइक्लिक में जीरो आता है, इसमें सेम आएगा। पाथ कौन सा भी जाओ उसको पाथ से मतलब, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है ही, वो स्टेट फंक्शन है, तो वो उसका आंसर तीनों के लिए सेम आएगा। इसका मतलब क्या, सेम आने वाला है। हमारे पास हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, उसका चेंज भी वही रहेगा। तो इसमें डेल्टा यू है हमारा कौन सा फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो वो ये बोलता है कि भाई रास्ता कौन सा भी जाओ आंसर इसका सेम आने वाला है। इसका क्या मतलब है, डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3 ये आने वाला है। अब हमको बोला है डेल्टा U1 के साथ साथ Q का भी रिलेशन बताओ। तो यहां से तो हीट नहीं मिलने वाली हमको, तो यहां से हीट नहीं मिलेंगी, तो हीट कहां से मिलेंगी, तो हीट मिलेंगी फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। अब du तो सब में सेम है, तो अब मेरे को बताओ अगर इसमें हम वर्क डन निकाल सकते हैं क्या? यस, वर्क डन सबसे ज्यादा तीनों में से कौन से प्रोसेस में, फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि इसमें एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा रहेगा। तो यहां पे फर्स्ट प्रोसेस के लिए देखो एरिया अंडर कर्व इतना रहने वाला है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस के लिए कितना, सेकेंड प्रोसेस के लिए एरिया अंडर कर्व इतना रहने वाला है, ठीक है। हाँ क्या हो गया, खाली सर सर बोलते फिर मेरे मुंह से अल्फाज निकालते हैं। अच्छा, तो मैं जब बोला, मैं जब पूछा जब तो आंसर, ठीक है, मैं जब पूछा तो जब तो किसी को नहीं आता, बीच में करते, ठीक है। तो चलो हेंस प्रूव्ड। अब मैं बोलता आप लोग इंसानों के खानदान के, आप बोलते नहीं हम डार्विन की थ्योरी प्रूफ करेंगे। हमारे आबा व अजदाद बंदर थे, आप बोलते करके वो आवाजें आ रही थोड़ी थोड़ी, आप बोल रहे कि वो आवाजें हल्लो हल्लो होके खत्म होंगी, तो अभी खत्म ही नहीं हुई आवाजें, अभी थोड़ी बहुत बाकी है अंदर, वो फितरत थोड़ी सी बाकी है अभी, आप बोल रहे। और ये बोल रहे नहीं आप, ये आप प्रूफ दे रहे, क्योंकि वो आवाज आ रही है। तो वो प्रूफ अगर होंगी भी वो कुछ आदतें तो बताओ मत, क्योंकि ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि वो आदतें बची होंगी अभी, लेकिन आप वो बता रहे हैं तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि है। तो मतलब घर में भी ऐसे ही लोग हैं, घर में तो फिर और अपर लेवल के लोग होंगे। तो आप खुद को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, घर वालों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखो हमेशा। तो चलो यहां पे अब देखो, यहां पे सबसे कम एरिया किसका आएगा, थर्ड प्रोसेस का। तो अब मेरे को बताओ वर्क डन जब मैं फर्स्ट प्रोसेस करूंगा तो सबसे ज्यादा आएगा। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो हीट भी, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट प्रोसेस में चेंज इन हीट सबसे ज्यादा, सेकेंड प्रोसेस में चेंज इन हीट उससे कम, और थर्ड प्रोसेस में ऐसा कहां है। तो यहाँ पे पहले तो ये दोनों में से आंसर है, फिर इसमें ये वाला आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसका आंसर आने वाला है। क्लियर है यहां तक? तो चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, अगर प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस हम चेंज कर दे तो आंसर थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, वो हम आगे देखने वाले। हम ग्राफ अलग अलग बनाने वाले, वो जब ग्राफ में समझाऊंगा आपको तब क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या चेंज होने वाला है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है,
an ideal gas is taken to the cycle A to B, B to C, C to A. तो अगर ये A to B, B to C, C to A आ रहे तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में कौन सी एनर्जी जीरो? इंटरनल एनर्जी जीरो, ये तो हमको मालूम है। अब देखो क्या दिया है, इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इज 5 joules, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन C to A। नेट हीट सप्लाइड, सप्लाइड मतलब इतनी हीट उसको दे दिए, उसने उतनी हीट, तो मतलब हीट पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा हीट इसमें, तो इसमें मैं Q या डेल्टा Q कितना बोल दूंगा? +5 joules। ठीक है, अब यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना? 0। तो यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 क्यों? देखिए साइक्लिक प्रोसेस है, तो आप निकालो हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हाँ ठीक है, चलो कितने लोगों का आंसर आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। चलो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। चलो तो अब देखो कैसे आंसर आने वाला है। तो आंसर इसमें आएगा कुछ ऐसे, डेल्टा यू तो 0 हो गया, डेल्टा क्यू कितना है? 5। अब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है कितने प्रोसेस में? 3 प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस प्लस वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस प्लस वर्क डन इन थर्ड प्रोसेस। हमको निकालना कौन से प्रोसेस में? अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की जगह मैं A to B, B to C और C to A कर दूंगा। तो यहाँ पे इसके जगह मैं ऐसा लिख लेता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की जगह। कैसा? तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा A to B, B to C और C to A। तो हमको निकालना कौन सा है? C to A। तो ये दोनों को इधर भेज देंगे। और वर्क डन का फॉर्मूला है क्या? P डेल्टा V। तो लगा दो यहाँ पे P डेल्टा V। कब कब? जब A से B जा रहे, प्लस P डेल्टा V जब हम B से C जा रहे हैं, और प्लस ये तो निकालना है तो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब ये ग्राफ से आंसर निकालना है P डेल्टा V का। अब देखो A to B क्या कांस्टेंट है? A to B क्या कांस्टेंट है? एक बात याद रखो, इसको आगे हम डीप में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इसका एक थंब रूल है। थंब रूल मतलब आपको देखते ही आंसर आ जाएगा इसका। तो देखते ही आंसर कैसे आएगा ये याद रखो। जो भी एक्सिस है, अगर वो एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन है तो वो एक्सिस का टर्म कांस्टेंट है। जो भी एक्सिस है अगर उससे परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो वो एक्सिस में जो भी टर्म है वो कांस्टेंट है। तो यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। और कितना है प्रेशर यहाँ? 10। तो यहां पे मैं लिख लूंगा प्रेशर कांस्टेंट है 10। ठीक है, हाँ इधर बाहर जल्दी से फास्ट। चलो इधर, चलो यहाँ पे। तो अब देखो आंसर क्या आने वाला है, डेल्टा V। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कहां से कहां तक हुआ? 1 से लेके 2 तक। तो कितना चेंज हुआ? 1। तो आंसर आएगा इसका 1 डेल्टा V का। प्लस अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, कहां से कहां? B to C। B to C प्रेशर तो चेंज हो रहा है, यहाँ प्रेशर है 10, यहाँ प्रेशर है P, ये सॉरी यहाँ प्रेशर कितना है नहीं दिया है, मान लो 5 है, प्रेशर चेंज हो रहा है। वॉल्यूम कैसा है यहाँ पे? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और यहां बचेगा प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A। ठीक है, तो ऐसा कुछ बचने वाला है। हाँ इधर कितने बार बोलना पड़ेगा? इधर आउट, जल्दी से सामने से आओ। आधी क्लास खाली होगी चलेगा, पूरी भी खाली होगी तो भी चलेगा। मेरे को एक बच्चा बैठा तो उसको पढ़ूंगा मैं। तो ये +10 को उधर भेज देंगे, तो क्या आंसर आएगा? ये 5 और ये +10 उधर गए तो यहाँ आंसर आएगा 5 - 10। ये आया वर्क डन फ्रॉम C to A। तो इसका आंसर क्या आएगा? -5 जूल्स। तो ये है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन है। तो ऐसे कुछ इसका आंसर आने। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सिस में कांस्टेंट वैल्यू कैसा पहचाने। तो मैं अगर बोल रहा हूं मेरे को एक लाइन ड्रॉ करना है जिसमें A की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए, B की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, A की वैल्यू कितना होना चाहिए? 3। तो देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये 0 1 2 3। तो A की वैल्यू 3 यहां पे है। अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं
और यहाँ पे है 1, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। 3,1। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, यहाँ पे है 2, इसके कोऑर्डिनेट्स 3,2, इसके ऊपर जाऊंगा मैं 3,3, इसके नीचे जाऊंगा मैं 3,-1, इसके नीचे 3,-2। तो देखो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या, मतलब a की वैल्यू x कोऑर्डिनेट में जो भी होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। और अगर मैं ये सब लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो क्या मिलेगा, तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां से आता है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है कोई एक्सिस में तो वो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन होना चाहिए। तो अगर ये रहा तो मतलब इस डायग्राम में क्या कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होगी तो वो एक्सिस में जो चीज है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं लाइन ऐसी बना लूं, अब क्या कांस्टेंट है इसमें, अब b कांस्टेंट है इसमें, अब इसमें a कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये लाइन कौन से एक्सिस के परपेंडिकुलर है, b एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब यहां पर a भी लेगा, इसकी जगह प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये था हमारे कांस्टेंट होने का रीजन, क्लियर है। तो यहां पे ये क्वेश्चन तो हो गया था हमारा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसका आंसर बताओ आप लोग क्या आएगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन टू द प्रोसेस ABC एज शोन इन द फिगर, मतलब ये ऐसा गए, मतलब हम ऐसा गए A to B, B to C, तो क्या हुआ 80 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, बाय द सिस्टम एंड 30 जूल ऑफ वर्क डन बाय इट, वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव। ठीक है, इफ द सिस्टम डज 10 जूल ऑफ वर्क, सिस्टम ही काम कर रहा है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पॉजिटिव, इन द प्रोसेस ADC, अब ये वाले प्रोसेस में काम कर रहे हो तो हमको निकालना है हाउ मच हीट फ्लोज इनटू इट, इनटू इट मतलब वो अंदर आ रही है हीट, अंदर आ रही है तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब कैसे निकालेंगे आंसर, अब देखो दोनों प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस ए से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस एंड कहां हो रहे हैं, सी पे। तो ये A to C दोनों प्रोसेस जा रहे हैं, तो इसमें क्या चीज सेम रहेगा, इसमें क्या चीज सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, डेल्टा यू। क्यों, क्योंकि वो कौन सा फंक्शन है, वो स्टेट फंक्शन है, वो रास्ते पे डिपेंड। तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला कहां से लाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, तो डेल्टा यू का आंसर क्या आएगा, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, लिख दो यहां पर। तो यहां पे आंसर आएगा डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाउ मच हीट फ्लोड इन द सेकेंड प्रोसेस, मतलब ये निकालना है। तो इसको उधर भेज दो, तो क्या आंसर आएगा, डेल्टा Q2 इज इक्वल टू ये एज इट इज डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2, वैल्यूज पुट कर दो। पहले केस में हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो यहां आ जाएगा 80, पहले केस में वर्क डन कितना हुआ, तो यहां आ जाएगा 30, दूसरे केस में वर्क डन कितना हुआ 10, ये आ गया 10, तो आंसर आएगा इसका 60 जूल्स, इतनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर ये कैलोरी में पूछता तो क्या करते, 4.2 से डिवाइड कर देते, क्लियर है। तो ऐसा कुछ इसका आंसर आने वाला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम, आपको यही लॉजिक लगाना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको करना है, तो मैं इसका सिर्फ आइडिया बताता हूं, आपको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, अ गैस इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब वॉल्यूम कम हुआ, तो वर्क डन का आंसर नेगेटिव आने वाला है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर दिया है और वॉल्यूम भी दिया है। अब प्रेशर और वॉल्यूम दिया तो आप क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। तो यहां से वर्क डन आ जाएगा, कहां से, W इज इक्वल टू P डेल्टा V से वर्क डन आ जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है इज एडेड टू द गैस, मतलब वो गैस ने हीट ले लिया, तो हीट पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, तो Q का आंसर भी गिवन है पॉजिटिव 100, और हमको निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। तो कैसे निकालेंगे डेल्टा U, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ सकता है आंसर। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए।